देखिएगा सब, आज हम लोग क्यों आए यहाँ पे। आज ही से 135 साल पहले 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू के यानी कि मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। ठीक है। इनके माता के नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामोजी मालोजी सकपाल था, जो कि अंग्रेजी सेना के मिलिट्री के सेनापति थे। और उसके साथ ही इनके पिताजी जो थे सेना को प्रशिक्षण देते थे, यानी कि कहिए तो एक तरह से टीचर थे इनके पिताजी, ट्रेनर। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि ये अपने माता पिता के सबसे अंतिम के संतान थे, यानी कि सबसे छोटा बेटा। यानी कि इनको बड़ा होते होते इनकी पिता रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट होने के बाद मध्य प्रदेश से इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गए तो थोड़ा सा बड़ा हुए, 2, 3, 4 साल के। जब 5 साल के पढ़ने की उम्र हुआ तो इनको स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गया, गार्जियन गए। वहाँ पे हुआ क्या, पहले इनको जाति पूछा गया कि कौन जाति से हो। तो महाराष्ट्र में उस समय जो था ब्राह्मण का राज था, पेशवा। आप लोग झांसी की रानी में पढ़े, पेशवा के राजा बाजीराव, जिनके पुत्रों के साथ झांसी की रानी छेली जो पढ़ी थी वही थे। और वहाँ के राजा जो था छोटे छोटे जाति को, स्त्री को, दलित के, ये सब बच्चे को पढ़ने की अलाव नहीं दिया था, ना नौकरी करने का अलाव दिया था, ना संपत्ति रखने का अलाव दिया था। लेकिन उस समय तक जो था अंग्रेजी सरकार की हुकूमत चल रही थी वहाँ पे। किसकी? ब्रिटिश सरकार की। और वो नियम बना चुका था कि किसी भी बच्चे को अगर जो कोई भी स्कूल एडमिशन करने से मना करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी और जेल जाएगा। ये ब्रिटिश कानून के डर से इनको एडमिशन तो ले लिया गया, लेकिन स्कूल के अंदर जाने से मना कर दिया। प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर, वहाँ के चपरासी और वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सब कहा कि अगर जो ये बालक पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब सोचिए कि उस स्थिति में कितना दर्द सहा होगा एक छोटा सा बच्चा, कि सब जिसके साथ हम पढ़ने आए हैं वो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं मेरे साथ, और जो टीचर पढ़ाने के लिए आया यहाँ पे, जिसको सैलरी मिल रहा वो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। अगर जो हम लोग के पास थोड़ा सा कोई भेदभाव करता है या लड़ जाता है, दोस्त लोग या टीचर लोग कुछ कह देते हैं तो हमको तकलीफ लगता है कि नहीं लगता? और उस समय ये छोटे से बालक को, उस समय अंबेडकर नहीं थे, छोटा सा बच्चा थे, उस समय तकलीफ से झेल रहे थे। और धीरे धीरे करके वहाँ पर लिखा था नो पीऊ नो वाटर, यानी कि सब बच्चा के लिए पानी पिलाने की एक व्यवस्था रहती थी कि वहाँ पर चपरासी रहते थे पानी देने के लिए, और वही पानी देता था बच्चा को। लेकिन जिस दिन चपरासी नहीं आएगा तो सारे बच्चे पी सकते थे अपने से, लेकिन अंबेडकर के लिए अलग चपरासी था, अलग पानी देने वाला था। और एक दिन हुआ क्या, चपरासी नहीं आया पानी देने वाला। तो पानी तो हर हमेशा पीना चाहिए ना, पीते हैं लोग। तो इनको कहा गया कि तू आज पानी नहीं पिएगा क्योंकि तुम्हें पानी देने वाला चपरासी नहीं आया। नो पीऊ नो वाटर। उस दिन बताइए कितना दिन भर ये प्यासे रहे होंगे वहाँ पे। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इनके साथ हजारों घटना है। जब मध्य प्रदेश जा रहे थे, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहे थे, वहाँ पे बैलगाड़ी वाला, उस समय गाड़ी नहीं था, बैलगाड़ी था। जो आगे बैलगाड़ी आप लोग देखे हैं? कौन कौन देखे? हाथ उठाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बैलगाड़ी वाला बैठाने से मना कर दिया, कहा कि नहीं बैठाएंगे क्योंकि तुम अछूत हो। वहाँ से बेचारी 2 भाई पैदल गए आगे। कहाँ? अपने पिता के पास। ये घटना भी उनको बहुत झकझोर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब पढ़ लिख गए तो नौकरी की बात आई। तो बड़ौदा जानते हैं आप लोग? बड़ौदा
बड़ौदा के राजा, एक महाराजा जो थे गायकवाड़, वो इनको नौकरी दिए। कहें कि जब तू विदेश से, देखिए शांत रहिए, वहाँ पे एक स्कॉलरशिप का फार्म निकला था, बड़ौदा नरेश निकाले थे राजा, कि जो भी ये स्कॉलरशिप पाएगा और उसको हम पैसा देंगे विदेश में पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें एक शर्त था कि वहाँ से जब पढ़ के आएगा तो मेरे यहाँ 10 साल की नौकरी करेगा। कितना बढ़िया ऑफर था कि पढ़िए मेरे पैसा से और पढ़ के आइए तो मेरे यहाँ नौकरी भी कीजिए। बढ़िया ऑफर है कि नहीं है? और वो ऑफर जब पढ़ के आए बाबा साहब, कहाँ से? अमेरिका से। अभी विश्व के सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उससे अच्छा कोई यूनिवर्सिटी नहीं। वहाँ से जब पढ़ के आए तो वहाँ पर गए नौकरी करने के लिए। कहाँ? बड़ौदा नरेश के पास। वहाँ पे फाइल जो है चपरासी, जो कि पानी पिलाता है, झाड़ू लगाता है, और एक आईएएस ऑफिसर के सामने उसकी क्या औकात होगी? कुछ औकात होगी? वो कहता था लो फाइल फेंक के दे रहा है, ये लो। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अछूत जाति के थे, छोटे जाति के थे। जब इनके साथ और लोग जो थे, कर्मचारी लोग जो थे, काम कर रहे थे, वो सब भी इनके साथ मित्रता की व्यवहार नहीं कर रहे थे। जहाँ पे सब बैठते थे जाके, वहाँ पे इनको बैठने के लिए अलग जगह दिया गया और वहाँ पे सब मजाक उड़ाया। ये डिस्क्रिमिनेशन यानी कि प्रताड़ना इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इसको कहते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सामाजिक तौर पर प्रताड़ित करना। जैसे स्कूल में देखते हैं, सिनेमा में आप लोग, कि जब नया बच्चा को एडमिशन होता है कॉलेज में, तो पुराने बच्चे उसको तंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं हर एक तरह से। वैसे ही इनको भी प्रताड़ित किया गया, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, वहाँ से छोड़ के चले आए। वहाँ से छोड़ के आए तो बाबा साहब अब करते क्या? एक नौकरी था बड़ौदा नरेश के पास, वो नौकरी चला गया। विदेश से पढ़ के आए थे, अब तो ये फुल्ली बेरोजगार हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ? इनके पास नौकरी की कोई संभावना कम नहीं थी, जिधर जाते नौकरी हो जाता। लेकिन एक ही बात आड़े आ रही थी, जाति। ठीक है, तो बाबा साहब हार चुके थे। अब सोचे ना कि अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो सयाजी बाग एक दिल्ली में है, महाराष्ट्र में एक सयाजी बाग है। वहाँ पे बाबा साहब जाके थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे। बोले कि सोच रहे थे कि करना क्या है यहाँ पे, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बताओ कि पूरे विश्व के सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और फिर भी यहाँ पे हमें जाति के लेकर के तंग किया जाता है। अब यहाँ से हम छोड़ के चले जाएंगे, भारत को छोड़ के चल जाएंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ ही 2-3 दिन के बाद फिर उनको याद आया कि जब हम इतना पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, मेरे पास नौकरी की 1000 संभावना है, चाहे तो हम विदेश में जाके एक अच्छा जिंदगी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं जाके। लेकिन मेरे सामने जो मेरे पिताजी थे, जो मेरे भाई थे और मेरे संबंधी जो थे, जो हमको पढ़ने में मदद कर रहे थे, उनको तो फिर हम छोड़ देंगे यहीं पे। तो मेरे पढ़ाने की उनका औचित्य क्या था, पढ़ाने का मतलब क्या था? कहें कि नहीं छोड़ के जाएंगे। अब इस जातिवादी दलदल को हम सुखा के रहेंगे और जातिवादी दुनिया को तोड़ के रहेंगे। वहीं पे कुछ दिन के बाद संकल्प लेते हैं, वहीं पे कहते आज के बाद हम जो भारत में जातिवादी व्यवस्था को खत्म करेंगे। और वहीं से उस भूमि का नाम पड़ा संकल्प भूमि। और वहीं पे कहें कि आज से छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई होगी। इसके लिए उन्होंने महार सत्याग्रह आंदोलन चलाया। वहां पे चलाया क्या? महार नाम का एक तालाब था, जगह, वहां पे कहें कि हजारों व्यक्ति को इकट्ठा किए। कौन? जिसको अछूत सब कहता था, इकट्ठा करके कहें कि चलो आज महार तालाब में हम लोग पानी पिएंगे। महार एक जगह का नाम है, उस तालाब के नाम चावदार था। ठीक है, महार तालाब चावदार आंदोलन हुआ। वहां पर गए और सबको कहें पानी पीजिए। और वहां पर कहें कि ये पानी सिर्फ ये पानी नहीं है,
हम लोग को आज ये पानी पी के बताना है कि हम भी आपके जैसा इंसान हैं और जो आप कर सकते हैं वो हम भी करेंगे। और वहाँ पर पानी पिए। आज उस तालाब के बीच में बाबा साहब का बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है। कभी यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं पे भी खोजिएगा, चावदार तालाब खोजिएगा, वहाँ पे बीच में बना हुआ तालाब है। इसी तरह से बहुत सारे आंदोलन करते गए। उसी के बाद एक और कहानी सुनाते हैं आप लोग को। 1936 की बात आती है। लाहौर आप लोग जानते हैं नाम? लाहौर कहाँ है? गुड, अभी का पाकिस्तान है, हाँ, लेकिन उस समय का भारत था। ठीक है, पाकिस्तान कब बना? 1947 में ना बना, 1936 में तो भारत ही था। वहाँ के एक बहुत विद्वान आदमी थे, बाबा साहब से काफ़ी उम्रदार थे। उनका नाम था संत राम, और वो BA पास किए थे बाबा साहब से पहले। ठीक है, तो उनका नाम था संत राम BA। तो उनको लेटर लिखते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब उस समय तक 1936 तक बाबा साहब बहुत फेमस हो चुके थे। तो वहाँ से लेटर लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, उस समय बाबा साहब को बाबा साहब नहीं कहते थे, सब डॉक्टर साहब कहते थे। ठीक है, तो कहे डॉक्टर साहब मैं आपको एक आंदोलन में भाषण देने के लिए बुलाता हूँ। हमारी आंदोलन के जो दोस्त लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो सब, उस आंदोलन के नाम था जाति पाति तोड़क मंडल। तो बाबा साहब पहले मना कर दिए, क्या नहीं जाएंगे। तो पूछिए क्यों मना कर दिए? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो आंदोलन चला रहा, ये बड़े जात के आंदोलन चला रहे हैं, जो कि वहाँ पे छोटे जात को सिर्फ आगे करके पैसा बटोरा जा रहा है ना। तो वहाँ पे जाने से मना कर दिए, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार करके वहाँ से फिर बाबा साहब को लेटर बराबर देते रहा। अंतिम में बाबा साहब मान गए। कोई भी मान जाएगा, जो बार बार आग्रह करेगा तो मान जाएगा। बाबा साहब मान गए। मानने के बाद हुआ कि वहाँ से एक आदमी को भेजा गया लाहौर से कि जाओ अंबेडकर से कौन भाषण बोलेंगे, वो भाषण का एक प्रिंट लेके आओ। वो प्रिंट जब आया लेने, तो बाबा साहब उसको प्रिंट दे दिए। जो कोई भी व्यक्ति कहीं पे जाएगा तो उसको तैयारी तो करेगा ना। जैसे हम लोग जाने से पहले अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कुछ सामान उमान पैक करके ले जाते हैं। तो बाबा साहब तो विद्वान आदमी थे, तो जाने से पहले अपना कुछ बोलना है वो तैयार करेंगे, वो तैयार कर लिए थे। उसका नाम था जाति पातिक तोड़क मंडल। वो भाषण लिखे थे, उसका नाम था जाति का विनाश। वो किताब, वो प्रिंट जो लिखा निकाल के ले गया और वहाँ कहा कि सब मिलके पढ़ते हैं। सब मिलके पढ़ा तो बाबा साहब को वहाँ से फिर एक लेटर लिखता है कि आप इस भाषण में ना थोड़ा सा शब्द बदल दीजिए, और शब्द बदल दीजिए, और इतना ये खतरनाक बात लिखे हैं कि यहाँ के लोग पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। इतना खतरनाक बात आप नहीं बोल सकते हैं। तो बाबा साहब बोले क्या कि इसमें से एक कौमा और एक फुल स्टॉप तो बदलेंगे हइये ने, क्योंकि हम आपके पास नहीं जा रहे हैं, आप हमको बुला रहे हैं। तो मेरी बात सुनना है, और हम आपकी बात, मेरी अपनी बात को आपके स्टेज से कहने के लिए हम आपको मना नहीं रहे हैं कि हम आपके अनुसार बोले। सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है नहीं सुनिए। हुआ कि धीरे धीरे हुआ क्या, कहा कि अगली तारीख में पार्टी होगी, अगली तारीख में आंदोलन होगा, मीटिंग होगा। इस तरह से धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो जो सभा होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी, वो रद्द हो गया। आज तक नहीं हुआ। लेकिन बाबा साहब सोचे ये जो मैंने मेहनत करके एक भाषण तैयार कर लिया, उसका क्या होगा। कुछ दिन के बाद बाबा साहब उसको सोचे कि जो हम जनता को बताने वाले थे, लाहौर के जनता को बताने वाले थे, पूरे भारत के जनता को बताने वाले थे, उसको क्यों ना एक किताब छपवा दिया जाए। अब वो किताब जो छपवाने गए, तो पहले महाराष्ट्र में रह रहे थे बाबा साहब, तो महाराष्ट्र के प्रेस में गए कि इसको छापो भाई। तो कहा देखिए यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, आप लाहौर में छपवा लीजिए। लाहौर में गए तो लाहौर में कहा कि यहाँ देखिए पैसा लगेगा
और उतना बेहतर से छपाएगा नहीं, आप महाराष्ट्र में छपा लीजिए। यानी कि यहाँ वाला वहाँ भेज रहा और वहाँ वाला यहाँ भेज रहा। बाबा साहब समझ गए कि इसको छापने की इच्छा नहीं है। बाबा साहब क्या किए, अपनी पैसा से अपना प्रेस में ही छपवा डाले किताब, और इंग्लिश मीडियम में छपा, वो हिंदी मीडियम में नहीं। और जब इंग्लिश मीडियम में छपा तो 1 महीना के अंदर 1500 से 2000 यानी 2000 तक किताब बिक चुका था। उस समय की सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में बिकने वाला किताब था, भारत के सबसे बड़ा किताब बन चुका था। अब इनको ऑर्डर आने लगा कि ये किताब और छापा जाए। तो सोचिए वो किताब में ऐसा लिखा क्या होगा। तो 10वां में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़े होंगे वो किताब। हिंदी के फर्स्ट लेसन में, हिंदी जो पढ़े हैं वो फर्स्ट लेसन में पढ़े हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के नाम से पढ़े हैं ना। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन, उसमें लिखा है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि जाति प्रधान देश है और जाति से आगे कुछ नहीं सोचता भारत। यहाँ पे कितना हो विद्वान बन जाइए, गुणवान बन जाइए, धनवान बन जाइए, लेकिन एक जाति, नीची जाति में आप जन्म लिए तो नीची जाति में ही रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें को लिखें और बोले कि उसमें क्या लिखें कि अगर जो एक छोटा सा नौकरी पाना है तो हमको 20 साल पढ़ाई करना पड़ता तब जाके नौकरी पाते हैं। लेकिन एक मंदिर के जो मठाधीश होते हैं, जो बड़ा बड़ा पुजारी होते हैं, उसको भी एग्जाम लिया जाए। उसी में लिखें कि उसको एग्जाम लिया जाए और एग्जाम के अनुसार जैसा उसका योग्यता है उसको मंदिर के पुजारी बनाया जाए। आज कोई पंडित देता है परीक्षा पुजारी बनने के लिए, पढ़ता है पुजारी बनने के लिए, सीधे कहता है क्या मेरे पिताजी बाबा थे, हम भी बाबा हैं। ये सब बात उस पर लिखा गया था जाति के विनाश किताब में। और जब लिखा गया तो इंग्लिश में बन गया, फिर बंगाली भाषा में बना। उसके बाद में ऑर्डर आया हिंदी भाषा में कि इसको हिंदी भाषा में बाबा साहब क्या कहते हैं, बनाते हैं। तो हिंदी भाषा में बना, फिर तमिल में बना, लेकिन अभी भी बिहार वालों को नहीं मिला था वो किताब पढ़ने के लिए। तो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों एक साथ थे। तो उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति जो थे उनका नाम था ललई सिंह यादव, ठीक है। वो क्या हुआ, उनको किताब मिला, वो तो ये तो बहुत अच्छा किताब है, वो किताब लाए और उसको क्या किया, हिंदी में छापे। ललई सिंह यादव अपने पैसा से अपने प्रिंटिंग प्रेस खोल के उसको छापे और पूरे उत्तर बिहार में दिए पढ़ने को, और तब जाके हम सब पढ़ें। और बिहार सरकार की जब शासन आया तो उसको क्या किया, हर एक बच्चों को पहला लेसन में ही पढ़ने को दे दिया, वो जाति का विनाश। और जाति का विनाश किताब पढ़ें, उसको अंग्रेजी में नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो एक किताब के पीछे इतना संघर्ष किए बाबा साहब, तो हम सब सोच सकते हैं कि कितना संघर्षरत होंगे छोटी सी नौकरी पाने के लिए, इतने बड़े आदमी होकर के। लेकिन अब सोचिए कि प्रत्येक साल 14 जनवरी को बहुत सारे ऐसे होंगे, लेकिन इनका ही क्यों मनाया जाता है जन्मदिन। तो एक भारत के लिए एक बहुत बड़ा और काम किए थे, संविधान का निर्माण। जब भारत आज़ाद हो गया था तो क्रिप्स मिशन योजना एक आया था, भारत और पाकिस्तान को दोनों को बांट करके संविधान बनाने की। तो जब संविधान बनाने की बारी आई तो बाबा साहब से ज़्यादा कोई योग भारत में था ही नहीं। सब सोच रहा था कि किनसे संविधान के रूपरेखा तैयार करवाया जाए। तब बाबा साहब को कोई संविधान सभा में जाने नहीं दे रहा था। गांधी जो थे, महात्मा गांधी, बुरा नहीं बोलना चाहिए, और नेहरू जो थे और उनके साथ एक और थे, उनका हम नाम भूल रहे हैं। बाबा साहब को बोला ना कि सुने हैं बाबा साहब आप संविधान सभा में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कहें हाँ तैयारी तो कर रहे हैं, संविधान को बनाना है। तो वो पता है क्या बोलते हैं कि आपके लिए संविधान सभा के खिड़की, दरवाज़ा तो क्या खिड़की भी बंद है, आप संविधान सभा में नहीं जा सकते। और महाराष्ट्र से पहली बार चुनाव लड़े थे बाबा साहब और उसको हरा दिया, इतने पढ़े लिखे आदमी को हरा दिया। तो बंगाल से एक बाबा साहब के बहुत बड़े प्रेमी आदमी थे, जान रहे थे कि बाबा साहब जो है अनमोल हीरा है,
इनको संविधान सभा में जाना जरूरी है। वो अपने एक सदस्य को बैठा करके और उसके जगह पर बाबा साहब को चुनाव लड़वाएं और बाबा साहब वहाँ से जीते और बंगाल प्रेसिडेंसी से जाके बाबा साहब जीत के और पार्लियामेंट में जाके हम लोग के लिए संविधान बनाते हैं। और जब संविधान बन रहा था तो उसमें क्या आया लफड़ा कि हम सबको विशेष अधिकार दिए, अलग निर्वाचन क्षेत्र। अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि उस क्षेत्र से और उस जगह से सिर्फ वही जाति के लोग जीतेगा जो जिसको बचपन से ही यानी उनको खानदानी दबाया गया था, शोषित किया गया था। गांधी जी इसका विरोध थे, कहें हम नहीं देंगे ऐसा, और नहीं दिए। इसलिए गांधी जी पे अधिकतर आदमी गुस्साल रहता है। कौन? छोटे छोटे जाति के लोग। अगर जो वो गांधी जी उस समय बहुत पावरफुल थे, अगर जो ये बात मान लेते तो आज हम लोग जो इस स्थिति में है और थोड़ा मजबूत होते और कहें कि आरक्षण है, ठीक है, और उस आरक्षण को जो मिला उसको पूना पैक्ट कहते हैं। और उस पूना पैक्ट के तहत हम लोग को आरक्षण मिला। क्या मिला? जो बच्चे छोटे हैं, दलित हैं, जो सताए हुए हैं, उन सबको मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। महिलाओं को अलग व्यवस्था होगा, सब पढ़े लिखेगा, सब जाति के लोग एक साथ रहेंगे। और उसके बाद फिर एक और बिल आए, हिंदू कोड बिल आए, जिसमें भारत के महिलाओं को पढ़ने की अधिकार दिया गया, से नौकरी का अधिकार दिया गया, बहुत तरह के अधिकार उसमें मिला, तो जाके आज सशक्त बने। और बाबा साहब अभी तक जो थे पूरे भारत का एक बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे कानून के क्षेत्र में। और बाबा साहब को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया जा चुका था। संविधान बनाने में 9 समितियां थी और 9 समिति में सबसे हाईएस्ट समिति जो था बाबा साहब के अंतर्गत, यानी कि जो नीचे से कुछ लिखते थे उसको सुधार कर बाबा साहब के पास पहुंचता था और बाबा साहब उसमें जो चाहते थे वो संशोधन करते थे और बहस होता था उस पर, उसकी जवाब देते थे। तब जाके 2 महीना 2 साल 11 महीना 18 दिन की परिश्रम के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ और उसको 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। और तब जाके हम लोग उस दिन से बाबा साहब को मनाते हैं, क्योंकि एक संविधान दिए थे हम लोग को। लेकिन इतना महान काम करते हुए इनको हत्या कर दिया गया। और हत्या इस तरह से किया गया कि आज तक कोई कह नहीं सकता कि इनको हत्या है। न कोई न्यूज़पेपर छापा इनकी हत्या के बारे में, न कोई किताब में लिखा गया। ये किताब लिख रहे थे लास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो किताब पूरा नहीं कर पाए और इनकी देहांत हो चुका था। और देहांत हो चुका था, उनके पीछे कहा जाता कि इनके पत्नी का ही हाथ है, दूसरी पत्नी का हाथ है, सविता बाई अम्बेडकर का। इतने महान काम करते हुए भी उनकी हत्या हो जाती है। अगर जो बाबा साहब 10 साल और जी जाते ना तो हम लोग और बहुत आगे बढ़ जाते। छोटे छोटे जो दलित के बच्चे हैं और महिलाएं हैं और आगे बढ़ते, लेकिन उतना भी बर्दाश्त नहीं हो पाया। तो आज हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? बाबा साहब के जयंती मनाने के लिए। एक बार प्रेम से बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब के, बाबा साहब के जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। पॉज कर दो, पॉज कर दो, बंद करो उसको।